ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी इसने 4 पायों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर बच्चा बहुत हैरान हुआ। यही वो दिन था जिसकी वजह से गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव हुआ था। इसका नाम था सोचिरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हर जगह इस्तेमाल होगा। अस्सलाम अलैकुम, हमारे यूट्यूब चैनल बासित ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फौजी के करीब एक छोटी गांव में सोचिरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजे इसके माँ बाप को इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी। इसको अलबत्ता पढ़े का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपने वालिद के साथ साइकिल रंग का काम ज़रूर करता था। जब वो 16 साल का था तो उसने अखबार में एक ऐड देखा। ऑटो शाका नामी सर्विसेज को टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने जॉब के लिए ख़त लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहाँ से अच्छा जवाब आ गया। यही वो टाइम था जो होंडा अपना घर छोड़कर टोक्यो आ गया। होंडा का ख्वाब तब टूटा जब वो ऑटो शाका पहुँच गया था। कंपनी ने होंडा से आम सफ़ा का काम शुरू करवा दिया, यहाँ तक कि बेबे सेटिंग का काम करवाना शुरू कर दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और अपने माँ बाप को छोड़कर निकला था और उससे फालतू काम भी करवा रहे थे। उसको वापस गाय जाने की शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप का सामना नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो वहाँ जॉब करने पर मजबूर रहा। कुछ महीनों बाद आर्ट के मुल्क ने होंडा से वर्कशॉप का काम भी लेना शुरू कर दिया। क्योंकि होंडा को इस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो जल्दी काम सीख गया। कुछ महीनों बाद वो हर तरह की गाड़ी के हिस्से के बारे में जान चुका था। इस दौरान ऑट कंपनी ने 2 स्पोर्ट्स गाड़ियां भी बना, जिसमें एक ऑट डीमिलर थी और दूसरी कर्टिस। ये गाड़ियां इस्तेमाल शुदा इंजन से बना गई थी, जिन्होंने जापानी मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन हासिल की। होंडा एक अच्छा मैकेनिक भी था और इस रेस मैं वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर उसके साथ बैठा था। ये वही वक्त था जिसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स कार को अपना एक जुनून बना लिया। अगले काफ़ी सालों तक वो इसी कंपनी में जॉब करता रहा और तजर्बा बढ़ाता रहा। 1928 में इसके मालिक ने 22 साल की उम्र में एक नई ब्रांच खोलने का फैसला लिया। ये ब्रांच हुमामातसु शहर में होना थी, जिसको चलाना होंडा को था, जिसकी जिम्मेदारी होंडा को दी थी। होंडा ने ब्रांच को एक ही वर्कर से शुरू किया था और आने वाले 2 सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंच चुका था। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और उम्दे रेसर ड्राइवर बन चुका था। इसने अपनी महारत का फायदा आते हुए अपने मालिक के लिए स्पोर्ट्स कार डिजाइन की, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना रहा। ऑट के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत और ज्यादा भरने लगी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन किस्मत को ये शायद मंजूर नहीं था। 1936 में इसके साथ एक रेसिंग में खौलनाक हादसा। इस हादसे में इसकी जान तो बच गई, लेकिन लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। इसको अपनी जिंदगी यही खत्म के दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कुछ महीनों बाद जब वो ठीक हुआ तो इसने ऑट के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो एक अलग स्पेयर पार्ट्स की कंपनी ओपन करें। ऑट के मालिक ने फौरन इसके आइडिया को रिजेक्ट किया, क्योंकि इनको पहले ही काफ़ी प्रॉफिट मिल रहे थे और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। होंडा ने फैसला किया कि अब वो खुद ही अकेले शुरू करेगा। 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ टुकासिकई हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त कचारू को प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन इसको चलाने के लिए उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आट चौका के लिए काम करता था और रात को अपनी कंपनी के लिए खुद अपनी इंजन और पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक इसी रूटीन के साथ चलता रहा, लेकिन इसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगाकर कमज़ोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी इसका रास्ता रोक भी थी। तभी इसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1939 में 3 सालों की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। इस अब ऑट कंपनी से जॉब छोड़ दी और पिस्टन बनाने में फुल टाइम लग गया। लेकिन इसको ये मालूम ही नहीं था कि इसके पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट मौजूद है। इसने टोयोटा कंपनी को अपनी पिस्टन ऑफर किए तो उसने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली की तरह गुजरी, क्योंकि उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
इसने मुख्तलिफ कंपनियों की कवामिनत को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाने शुरू कर दी। अलग अलग फैक्ट्रियों में गया, कार मैन्युफैक्चरिंग वालों से मिला और मार्केट को समझने के लिए कई साल लगे। और उसके बाद होंडा ने फिर से एक बार पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। इसको दर उधर ऑर्डर शुरू हो गए और इसको एक बार फिर अपने ख्वाब पूरा होना के दिए। ऑर्डर पूरा करने के लिए इसने पूरे 2000 वर्कर्स को भी काम पे रख लिया। होंडा की यह खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्रीज ने कई कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचिरो होंडा की भी थी। होंडा को ग्रेनेड ग्रेड करके इसी के कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीज़ें तब खराब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहा मुश्किल गुजरी, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों हर पूरी तरह पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे जा लगा। पूरे मुल्क के हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ के दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ ख़त्म कर चुका था। उसने अपने बच्चे कूचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 हुंस में बेचे और एक बार फिर से जाबलीस होके बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान क्राइसिस से गुजर रहा था। इकनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का मिलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पेट्रोल भी नियाब हो चुका था। इस दौरान जापान्स एम्पीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपने आदत से मजबूर उसे एक फिर से ख्याल आया, क्यों ना इस इंजन को इस साइकिल में लगा के ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया है। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि इस दौर में लोग पहले ही महंगाई को देख के परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा। चंद इस्तेमाल शुदा इंजन तो होंडा का मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड भरने की वजह से होंडा ने खुद का इंजन डिज़ाइन कर लिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि इंजन में होंडा का लोगो दे दिया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मास्क लेवल पे साइकिल बना सके, तो उसने 18,000 शॉपकीपर के नाम एक ओपन खत लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इसको पास फ्री पिलाई दिया और पैसे भी दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बना जो मार्केट के एन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में उसने अमेरिका के ट्राम और हार्ले डेविडसन को भी सील्स में पेचे छोड़ दिया। किनू के होंडा को स्पोर्ट्स रेसिंग का शौक था ही, तो इसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला कर लिया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसीज में जाता और जीतने वाले के खास फीचर नोट कर लेता था। इस दौर में स्पोर्ट्स मुकाबले रेस से भरकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। जिन सालों में होंडा की पहली बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1992 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। 1960 में होंडा सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपने जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार उसे कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन इसका बचपन का ख्वाब अभी रहता था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कल लोगों ने इसको उसे मना भी किया, लेकिन इसने एक भी ना सुनी। इस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमा भी थी। इस वक्त इस मार्केट में अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पैकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गए। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 का लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई डिज़ाइन रेजकिट होने के बाद आखिरकार 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो मॉडल है जिसके आज तक मॉडल फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। आज हमें होंडा का नाम कार, मोटरसाइकिल इंजन और प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स में मिलता है। सोचिरो होंडा ने होंडा सिविक लॉन्च होने के बाद अगले साल 1973 में रिटायरमेंट ले ली थी।
और 5 अगस्त 1991 में ही इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए।